बच्चों पिछली वीडियोस में हमने इकोनॉमिक्स के टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मुद्रा क्या है और मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। मीन्स हमें बताना है मनी क्या है, उसके मेन फंक्शंस क्या है। तो मनी क्या है, जो भी हमें डेली बेसिस पर वस्तुओं को खरीदने और बेचने में हेल्प करती है वो मुद्रा है। तो मीन्स इसका जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स मुद्रा विनिमय का माध्यम है। और सेकंड इसका फंक्शन क्या होगा, ये मूल्य का मापक है। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे पेट्रोल है, उसको हम लीटर में मेजर करते हैं लेकिन उसकी प्राइस जो है वो तय की जा सकती है मुद्रा के रूप में। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं, केजी में मेजर हो रही हैं लेकिन हम उनकी प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास मुद्रा है तो। और इसका थर्ड फंक्शन क्या है, मूल्य का संचय। मीन्स मुद्रा को सेव करके रखा जा सकता है, इसका संचय करके रखा जा सकता है, जरूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका फोर्थ फंक्शन है कि जो डेफर्ड या डिलेड पेमेंट्स होते हैं, मीन्स जिनकी कमिटमेंट्स आज हो गई और भविष्य में जिनका भुगतान करना है, जैसे हमने ऋण लिया बैंक से फिर उसको पे कर रहे हैं फ्यूचर में, तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी हेल्प से हो सकती है, वो मुद्रा की हेल्प से ही संभव हो पाई है। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्वीकरण के भारत पर अच्छे और बुरे प्रभावों का वर्णन करना। तो वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन, ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड मीनिंग है इसका। तो वैश्वीकरण मीन्स विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध है, एकीकरण की प्रक्रिया है, उसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। तो ये जो एकीकरण है या हम परस्पर संबंध की बात कर रहे हैं, ये गुड्स को लेकर भी हो सकता है, सर्विसेज को लेकर भी हो सकता है, और जो एक्सपर्ट्स हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। तो ये जो वैश्वीकरण है इसके हमारे देश पर कह सकते हैं कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव पड़े हैं, उन्हें अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए वैश्वीकरण के जो अच्छे प्रभाव हैं वो क्या रहे, कि इसके कारण जो उपभोक्ता है उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसको पहले से ज़्यादा जो विकल्प हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा एक अच्छा प्रभाव क्या है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो सही प्राइसेस पर प्राप्त हो जाता है। लेकिन वैश्वीकरण के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी रहे। वो क्या है कि जो छोटे उत्पादक हैं वो टफ कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मार्केट से चले जाएंगे। मीन्स उनको अपनी यूनिट्स बंद कर देनी पड़ेंगी और वो जो उनका अर्निंग सोर्स था वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो श्रम कानून है उनमें परिवर्तन होने के कारण रोजगार अनिश्चित हो गया है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या करेंगी, वर्कर को एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करेंगी। तो जो कम सैलरी में काम करने को रेडी हो जाएगा उसको काम मिल जाएगा और कुछ लोगों का जो रोजगार है वो छिन भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व व्यापार संगठन मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके भारत पर अच्छे और बुरे प्रभाव बताने। जो WTO है वो क्या है, एक तो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच में व्यापार को इजी बनाने के लिए बनाया गया था। इसके अपने कुछ नियम हैं जिसके अंतर्गत ये काम करता है और ये विवादों को सुलझाने में भी सहायता करता है, और भारत भी क्या है, इसका संस्थापक सदस्य है। तो हमारे कंट्री पर WTO के कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव रहे, वो क्या है वो देखते हैं। WTO ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार किया है और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से ज्यादा कुशलता से जोड़ा। मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर हम अपनी पहचान बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं, WTO का भी इसमें योगदान है। और व्यापार विवादों को बेहतर तरीके से सुलझाने में WTO ने हेल्प की है। ये रोजगार, आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार कर की लागत है उसको कम करने में भी कुछ हद तक की सहायता करता है। और WTO की वजह से जो लागत है वो कम हुई है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए, पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। लेकिन जो WTO है वो क्या करता है, अधिक ज्यादातर जो विकसित देश हैं उन्हीं के ही शीर्ष अधिकारी इसमें ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो नेचुरली जो भी नियम कानून बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो उनके फेवर में ही होंगे। तो जो विकासशील देश हैं उनके बाजारों में गिरावट आई है। तो ये WTO के जो है नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, MNCs बोलते हैं इनको। तो वो बताना है वो क्या है, और दूसरे देशों में जो MNCs द्वारा उत्पादन स्थापित करना होता है उसके लिए वो क्या परिस्थितियां देखती है। तो MNCs क्या है, इनके नाम से पता चल रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां।
तो मीन्स जो अपने आप को एक से ज्यादा देशों में सेट करती हैं, अपनी यूनिट्स लगाती हैं, उनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो ये कंपनियां अपने उत्पादन को नियंत्रित करती हैं और उन देशों में कारखाने लगाती हैं जहां पर उन्हें इस चीज की पॉसिबिलिटी दिखती है कि उनको जो श्रमिक है वो सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, कच्चा माल मिल जाएगा, जरूरी संसाधन आसानी से मिल जाएंगे। और ये किन कंट्रीज में अपने आप को सेटल करेंगी, जैसे तरीके क्या अपनाएंगी सेटल करने के, कि जो स्थानीय कंपनी है उनको खरीद लेंगी, जो भी कंट्री की अपनी एरिया की लोकल कंपनीज हैं उनको खरीद सकती हैं, या फिर ये उनके साथ मिलकर भी अपना प्रोडक्शन कर सकती हैं। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको उत्पादन करने का ये आदेश दे सकती हैं, और घरेलू उद्योगों का बड़े पैमाने पर उत्पादन खरीदना या फिर उन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचना। तो इस तरह से एमएनसीज जो होती हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निजीकरण के 3 गुण और 3 दोष बताने हैं। पहले तो हम समझेंगे निजीकरण का मतलब क्या है। तो निजीकरण वर्ड का मतलब है किसी भी क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। मीन्स कोई भी यूनिट है जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर में थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया, निजी हाथों में उसको बेच दिया गया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे दिया गया, तो वो क्या हो गया, निजीकरण। अब इसके फायदे क्या होंगे कि एक तो सरकार का खर्चा कम होगा, उसका बर्डन कम होगा, तो सरकारी नियंत्रण को ही कम कर देगा निजीकरण। और साथ ही क्या करेगा, विदेशी और घरेलू निवेश को भी बढ़ावा देगा, और पूंजी बाजार को भी इससे फायदा होगा। तो नए नए जो उत्पाद है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकेंगे। लेकिन इसके कुछ दोष हैं जिनको नुकसान भी कह सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, स्थानीय एकाधिकार पैदा हो सकता है। मीन्स एक एरिया में एक बड़ी इंडस्ट्री जो है वही अपना होल्ड बना लेगी, छोटी इंडस्ट्रीज को एग्जिस्टेंस में आने का मौका नहीं मिलेगा। निजीकरण से उत्पादन कम हो सकता है और लाभ के लिए कीमतें भी बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि निजीकरण मीन्स प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, तो इसलिए कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। निजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, खर्चीली भी होगी और लंबी भी हो सकती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता जागरूकता पर टिप्पणी दें। तो सबसे पहले समझते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, जो भी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, तो वो कौन हो गया, उपभोक्ता। जो भी वस्तुएं सेवाएं सबको खरीदता है वो उपभोक्ता हो गया। तो उपभोक्ता जागरूकता मतलब एक कंज्यूमर को अपने जो राइट्स हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, सही प्राइसेस पे खरीद रहा है या नहीं। तो उसको अपने जो राइट्स हैं उनके प्रति अवेयर होना चाहिए, उसे हम कह रहे हैं उपभोक्ता जागरूकता। अब उपभोक्ता जागरूकता से ही रिलेटेड एक एक्ट था 1986 में पास किया गया था, जिसको कोपरा भी कहा गया, और ये 1986 में पास किया गया। इसके उद्देश्यों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य तो क्या होगा, हितों की रक्षा करना, किसके, उपभोक्ता के, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन फंक्शन था। और जो उपभोक्ता है उसको क्या करना, जागरूक, अवेयर रहे वो। साथ ही किसी भी तरह की धोखाधड़ी या अन्याय से खुद को बचाना। जो भी उपभोक्ता की शिकायत है प्रोडक्ट को लेकर, उसको बड़े आसानी से और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उसका सोल्यूशन देना। और जितने भी विवाद हैं उपभोक्ता के प्रोडक्ट्स को लेकर, तो उन सबको निपटाना। अब इस अधिनियम में, इस 1986 का जो एक्ट था, उसमें उपभोक्ता के कुछ खास अधिकारों की व्याख्या हुई है, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और जो ये अधिनियम था 1986 का, कोपरा जिसको मैंने बताया, व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था, जो किसी ना किसी तरह से उपभोक्ता है, जो गुड सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। तो टोटल 6 राइट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं। तो पहला क्या है, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा मीन्स वो कैसी वस्तु खरीद रहा है उपभोक्ता, वो उसे होना चाहिए अवेयर कि किस तरह का प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, वो उसकी हेल्थ के लिए, उसकी संपत्ति के लिए नुकसानदायक तो ना हो। सेकंड क्या है, सूचना का अधिकार। एक कंज्यूमर को ये पूरा राइट है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट खरीद रहा है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल उसको प्राप्त होनी चाहिए, ये भी उसका अधिकार है। थर्ड है चुनने का अधिकार। तो चुनने का अधिकार मीन्स प्रोडक्ट को देखभाल कर अच्छी तरह से
अपनी मर्जी से उपभोक्ता चुन सकता है। सुनवाई का अधिकार मीन्स उपभोक्ता की कोई भी कंप्लेंट है तो उसको सुना जाना चाहिए। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट और नेशनल कोर्ट्स बनाई गई हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स जिनको बोलते हैं। वहां पर वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और जो कंप्लेंट उसने दर्ज की है उसको शीघ्र अतिशीघ्र सोल्व किया जाना चाहिए। और लास्ट क्या है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता के जितने भी राइट्स हैं उसके बारे में उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए। ये इस एक्ट का मेन पर्पस था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है? मीन्स कंज्यूमर जो है उसको एक्सप्लॉइट किस तरह से कर सकते हैं, एक सेलर किस तरह से उसके राइट्स को ब्रेक कर सकता है। तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि या तो जो भी सामान उसको बेचा गया उसका तोल कम था, जो सामान उपभोक्ता को दिया गया उसकी क्वालिटी अच्छी ना होना, या फिर उसको जो भी कीमत तय की गई है उससे अधिक पर बेचना, और असली वस्तु के स्थान पर क्या करना, नकली वस्तु दे देना। जो अधिक लाभ कमाने के लालच में कई तरह के जो प्रोडक्ट्स जैसे घी, तेल, या मैंने एग्जांपल दिए हैं, उनमें मिलावट कर देना। तो इससे क्या होगा, उपभोक्ता के पैसे की तो हानि है ही, साथ ही उसके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये है उपभोक्ता के शोषण के तरीके। तो आप सभी बच्चे इन 30 क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करना।